नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बता देंगे भारत को मिली कोरोना की तीसरी वैक्सीन। एक्सपर्ट कमेटी ने दी स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के एक और टीके को मंजूरी मिल गई है। रूस द्वारा तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को सरकारी पैनल ने अप्रूव कर दिया है। विशेषज्ञ समिति ने रूस के स्पुतनिक वी टीके के भारत में आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। अब भारत के औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई की औपचारिक मंजूरी जरूरी होगी। ये भारत में कोरोना के खिलाफ तीसरा हथियार है। कई राज्यों से खबरें आ रही थी कि वैक्सीन की कमी हो रही है, तो इस वैक्सीन के आ जाने से हमारी समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एक शोध के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में 2020 की तरह लोगों की जा सकती है नौकरियां। तेजी से बढ़ रही है बेरोजगारी दर। बता दें कि देश भर में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। हर दिन नए कोरोना पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के प्रकोप के बीच एक शोध में डरा देने वाले संकेत दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि के साथ देश की अर्थव्यवस्था को हिट करना शुरू कर दिया था। एक निजी शोध रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है और यह संभावना जताई गई है कि 2020 की तरह इस साल भी लाखों लोगों की नौकरियां जाएगी। दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से नौकरी छूट सकती है, जैसा कि 2020 में देखा गया था। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन ही एक उपाय है या सरकार को कुछ और भी उपाय सोचने चाहिए? अपनी राय, अपने सुझाव जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जहां देखो वहीं पड़ी है कोरोना मरीजों की लाशें। बता दें कि देश में कोरोना क्रूर होता जा रहा है। संक्रमण का रफ्तार इस कदर बढ़ गई है कि रोज 1.5 लाख से ऊपर नए केस आ रहे हैं। मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है और उसके बाद नंबर है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ के सरकारी अस्पतालों में शवों के ढेर लगे हुए हैं। क्या स्ट्रेचर, क्या फर्श, क्या एम्बुलेंस और क्या अस्पताल का परिसर। जहां देखो कोरोना से मरने वालों की लाशें ही नजर आ रही हैं। यकीन मानिए ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में शवों के रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। फ्रीजर पूरी तरह फुल है और फिलहाल अस्पताल में जहां जगह दिख रही है वहीं लाश रख दी जा रही है। लाचारी व्यक्त करते हुए अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि कोरोना से मरने वाले मरीजों के शव अंतिम संस्कार के लिए तेजी से मुर्दाघर में जमा किए जा रहे हैं। अस्पताल की हालत ऐसी है कि आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बेड पहले से भरे हुए हैं। रायपुर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी मीरा बघेल ने कहा कि कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि एक ही बार में इतनी सारी मौतें होंगी। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि 1 से 2 मौतों की जगह 10 से 20 मौतों की रिपोर्ट कैसे सामने आ रही है। एक साथ इतने लोगों के शव का फ्रीजर में इंतजाम कर पाना नामुमकिन है। तो इतनी भयावह तस्वीरों को देख करके मन विचलित हो जाता है। सरकार को और क्या उपाय करने चाहिए रोकथाम के लिए? आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में बता दें कि नवरात्रि और रमजान को लेकर यूपी, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में क्या है नियम। तो बता दें कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 13 अप्रैल से नवरात्रि और 14 अप्रैल से रमजान की शुरुआत हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य राज्यों ने कोरोना के चलते सख्त गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश सरकारों द्वारा लागू किए गए नियमों का उल्लंघन करते अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि और रमजान के लिए सुरक्षा और बचाव का मंत्र दिया है, जिसमें सरकार का स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर एक बार में केवल 5 लोगों को ही प्रवेश देने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रसाद बांटने और पवित्र जल के छिड़काव पर भी प्रतिबंध रहेगा। बात बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का धार्मिक स्थलों में पालन कराए जाने के लिए भी अधिकारियों को सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। शहरों के साथ गांवों में भी स्वच्छता तथा फॉगिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा बस स्टेशनों पर हो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश सरकार ने नवरात्रि और रमजान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इस पर विशेष ध्यान दे रही है। क्योंकि 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, इसलिए श्रद्धालु सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही मंदिर जा पाएंगे। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि किसी को भी कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, मंदिरों पर प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। मंदिरों में थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही माला, नारियल जैसे प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद लगाया जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र चूंकि सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, इस कारण सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों समेत तमाम धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, लेकिन धार्मिक स्थलों के पुजारी, मौलाना, ग्रंथी पूजा पाठ कर सकेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है। बता दें कि ममता बनर्जी पर लगा 24 घंटे का बैन, नहीं कर पाएंगी चुनाव प्रचार। बता दें कि मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध सोमवार को रात 8 बजे से लागू हो चुका। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम वोटर से वोट बंटने न देने की अपील की थी। वहीं महिलाओं से सुरक्षा बलों का घेराव करने की सलाह भी दी थी। इन दोनों मामलों में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर ममता बनर्जी से जवाब मांगा था। ममता द्वारा दिए गए जवाब से जब आयोग संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने चुनाव प्रचार करने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा है कि इस तरह के बयानबाजी से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से प्रचार पर 24 घंटे की रोक का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने भारतीय चुनाव आयोग के इस फैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय बताया। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई ममता बनर्जी के एक हिंदू मुस्लिम बयान पर की है। आयोग ने 5 पन्नों के अपने निर्देश में कहा है कि ममता बनर्जी को उनके भाषणों को लेकर कई बार सतर्क किया जा चुका है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटों के लिए रोक लगाए जाने पर सीएम ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में मैं कल दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठूंगी। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को उनकी एक रैली के दौरान मुसलमानों पर दिए गए एक बयान पर उन्हें नोटिस भेजा है। आयोग के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। वे न तो चुनावी जनसभाओं में वक्तव्य रख सकेंगी, न रोड शो में हिस्सा ले पाएंगी और न ही संवाददाता सम्मेलनों को संबोधित कर पाएंगी। चुनाव आयोग द्वारा लिए गए इस फैसले से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसमें पीएम मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चौथे चरण तक बंगाल में टीएमसी क्लीन बोल्ड तो बीजेपी ने पूरी कर ली सेंचुरी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को होगा और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सोमवार को पीएम मोदी वर्धमान जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में दीदी का तो सफाया हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि चौथे चरण तक टीएमसी बंगाल में क्लीन बोल्ड हो चुकी है, जबकि भाजपा की सेंचुरी पूरी हो रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जनता ने इतने चौके छक्के मारे कि भाजपा की सीटों की सेंचुरी हो गई है और टीएमसी क्लीन बोल्ड हो चुकी है। पीएम ने कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ खेल करने की सोच रहे थे, खुद उन्हीं के साथ खेला हो गया है। तो दोस्तों, पीएम मोदी के दावे में कितनी सच्चाई है? क्या बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में ताकतवर लेकिन नहीं पार कर पाएगी 100 सीटों का आंकड़ा। बता दें कि बंगाल में 4 चरणों के मतदान हो गए। इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अभी 2 दिन पहले टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक क्लब हाउस ऑडियो सामने आया था, जिसमें वो पीएम मोदी को बंगाल में प्रसिद्ध चेहरा बता रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी और उनके रणनीतिकार ने बंगाल में हार मान ली है, जिस वजह से अब यह साफ हो गया कि बीजेपी ही वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस पर अब फिर से प्रशांत किशोर ने सफाई दी है।
एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी बंगाल में एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत है और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। ममता बनर्जी भी बंगाल की सबसे शक्तिशाली नेता रही, इस वजह से टीएमसी इस बार भी चुनाव जीतने जा रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो 100 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। प्रशांत किशोर ने यह माना कि कुछ जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन पार्टी ने उसको दूर कर दिया था। वहीं जो नेताओं के खिलाफ असंतोष की बात सामने आई थी, वो स्थानीय नेताओं के खिलाफ है, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं। दीदी अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता है। प्रशांत के मुताबिक उनका फॉर्मूला कम से कम 45% वोट लेना है। बंगाल के जानने वाले लोग ये मानते हैं कि महिलाएं ज्यादातर ममता दीदी के पक्ष में हैं। पिछले 10 सालों में उनके जितनी लोकप्रियता किसी महिला को नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि पहले 4 राउंड में बहुत करीबी लड़ाई है। इसका मतलब यह है कि टीएमसी बीजेपी के गढ़ों में भी कड़ी रेस में है। क्लब हाउस लीक पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो लीक नहीं था, सब कुछ सही है। एक रणनीतिकार के रूप में मेरा काम किसी भी प्रतिद्वंदी को कम समझना नहीं है। बीजेपी प्रचार तंत्र समेत अनेकों संसाधनों का प्रयोग कर लहर बनाने में जुटी है। जो शेड्यूल चुनाव आयोग ने तैयार किया था, वो भी किसी एक के पक्ष में था। मैंने ऐसा शेड्यूल कभी नहीं देखा। एक जिले में 3 चरण में मतदान हो रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बड़ी परेशानी। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 14 अप्रैल को किया तलब। बता दें कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र सरकार के वसूली कांड से पर्दा उठ गया। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए उगाही करने का सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने महाराष्ट्र में चल रहे कथित भ्रष्टाचार मामला यानी वसूली कांड में 14 अप्रैल को उनको तलब किया है, जिसकी जानकारी खुद सीबीआई के अधिकारी ने दी है। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने हाल ही में सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का सनसनीखेज आरोप लगाया था, जिसके बाद इस मामले के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली से सीबीआई की टीम मुंबई इस मामले की जांच करने के लिए आई है। कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। तो अगली बड़ी खबर हरिद्वार कुंभ मेले से आ रही है, जिसमें बता दें कि दूसरे शाही स्नान में न मास्क दिखे न सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख लें तस्वीरें। बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारत अब ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश बन गया है। कोरोना के इस खतरे के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में इस समय कुंभ भी चल रहा है। आज कुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान था। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। कोरोना के चलते कुंभ के आयोजन में इस बार कई तब्दीलियां की गई हैं। हालांकि जमीन पर इसका असर कम ही दिखा है। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद न तो कोई मास्क लगाए दिखा और न ही कोई एक दूसरे से दूरी बनाकर दिखाई दिया। बता दें कि कुंभ मेले में भारी भीड़ होने के बीच कोरोना प्रोटोकॉल कहीं फॉलो होता नहीं दिखा। भीड़ के बीच कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिखा। मास्क लगाए भी मुश्किल से ही कोई नजर आ रहा है। महाकुंभ में शामिल होने दुनिया भर के साधु संत हरिद्वार पहुंचे हैं। कई साधु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल है। उनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें आइसोलेट कर दिया है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। महबूबा मुफ्ती का पीएम मोदी पर हमला। जब असम में बातचीत हो सकती है तो कश्मीर पर क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की बहाली के लिए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जन समर्थन जुटाने में लगी हुई है। सोमवार को महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमसे जो छीना गया है वो अपने राष्ट्र से वापस मांग रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि अगर कश्मीर के लोग ऐसा चाहते हैं तो फिर आपको हमारे सम्मान को बहाल करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब मैं आर्टिकल 370 की बहाली की बात करती हूं तो बीजेपी को क्यों गुस्सा आता है। हम अपने देश से नहीं पूछेंगे तो क्या पाकिस्तान से पूछेंगे। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री असम में जाकर आतंकियों से मुख्य धारा में शामिल होने की अपील कर सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री बोडो के साथ बातचीत कर सकते हैं, फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के लिए जेल के अलावा कोई और विकल्प क्यों नहीं है। तो अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जिसमें बता दें कि पिता लालू यादव की रिहाई के लिए बेटी रोहिणी रखेंगी रोजा। ट्वीट कर किया ऐलान।
बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए उनका पूरा परिवार जी जान से जुटा हुआ है। पिता लालू प्रसाद की अच्छी सेहत के लिए उनके बेटा बेटी बेहतर इलाज और दवाओं के अलावा दुआओं का सहारा ले रहे हैं। लालू यादव को कथित चारा घोटाला में बेल मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव की बेटी पिता की रिहाई के लिए रोजा रखने का ऐलान किया है। बता दें कि रांची कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई बार बार बाधा आ रही है। उनकी रिहाई न होने से परेशान पहले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आजादी अभियान शुरू किया था। इसके बाद तेज प्रताप ने घर में पूजा पाठ भी कराया था। वहीं अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पिता की सेहत के लिए रमजान के महीने में रोजा रखने का फैसला किया है। रोहिणी ने ट्विटर पर पिता के साथ अपने बचपन की प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए इमोशनल ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस बार रमजान के दौरान पूरे महीने रोजा रखेंगे। उन्होंने कहा कि कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। इस बार वे भी पिता के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी जल्द रिहाई का कामना के साथ पूरे महीने रोजा रखेंगी। दोस्तों, चारा घोटाले में आरोपी लालू प्रसाद यादव को कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिल पा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या कोर्ट का फैसला सही है या उसके साथ नरमी बरती जानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के मौसम का हाल। बता दें कि दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोगों को जल्द मिलेगी राहत। जाने कैसा रहेगा आपके आसपास का मौसम। बता कि देश में एक तरफ जहां लोग गर्मी से बेहाल है, वहीं कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तूफान आने की संभावना जताई गई है। वहीं बता दें कि दिल्ली वासियों को 16 अप्रैल के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह में 16 अप्रैल को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 12 से 16 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। स्काई मेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में दिल्ली में तापमान हमेशा 40 डिग्री पार कर जाता है, पर 2012 में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली एनसीआर में इस प्री मानसून गतिविधि के साथ कुछ दिनों के लिए पारा 30 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।